हेलो दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हम पॉलिटी का लेक्चर 2 होगा और कल का टॉपिक हमारा था संविधान सभा। और संविधान सभा का लेक्चर 1 हो चुका है, आज लेक्चर 2 होगा। और जो कल का टॉपिक हो गया था उसके आगे का आज टॉपिक होगा। तो कल का टॉपिक लास्ट था जो मैंने बताया था कि 8 अगस्त 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इंग्लैंड से भेजा गया था, जिसको लाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, लिनी लिथिगो, उन्होंने लाया था। इसको बताए थे। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। यही हमारा लास्ट टॉपिक था कल का ना। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इसको कौन लेकर आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने लेकर आया था। और इस मिशन में लाया क्या गया था, कहा क्या गया था, कहा गया यही था ना कि भारत को हम क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का मतलब क्या है दोस्त, मैंने कल आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस बात को कि डोमिनियन स्टेट का मतलब होता क्या है। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जो भारत में जो मूलभूत, जो मुख्य मुद्राएं हैं, जो मुख्य मुद्दा है, उस वह किसके पास होगा, अंग्रेजों के पास होगा। और जैसे दूर क्या कैसे, जैसे रक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, संचार हो गया, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इंग्लैंड के पास होगा। और जो बची खुची इधर उधर की जो मुद्दा होगी वह भारत के पास होगी, अर्थात भारत को चलाने के लिए भारत को दे दी जाएगी। और जो मेन काम होगा वो अंग्रेजों के पास हो जाएगा। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में उन्होंने लाहौर में, कहां पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा कर उन्होंने क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता की मांग की थी। इसलिए जो अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रही थी, इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया, अर्थात डोमिनियन स्टेट लेने की बात उन्होंने नहीं मानी, अर्थात इस बात को उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर दोस्तों हुआ क्या, कहानी आगे बढ़ती है। आगे कहानी यह है कि जैसे कि मैंने ये भी बताया था कल के वीडियो में कि एक ग्रुप था, देशों का समूह था, 2 समूह था, जिसमें से एक समूह में जापान था और इसके साथ क्या था, कौन सा देश था, जर्मनी था। और इन देश और भी इसके साथ देश थे। तो इस देश को कौन सा राष्ट्र बोला जाता था, धुरी राष्ट्र बोलते थे, धुरी राष्ट्र। उसके बाद जो इसके विपरीत में, अर्थात जो युद्ध चल रहा था इन देशों के साथ, अन्य देशों के साथ है, वह देश का क्या नाम है, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन। हालांकि इनके भी साथ और सारे देश थे, और जिसमें से अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा था, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा था। ब्रिटेन ही युद्ध कर रहा था जापान से। लेकिन घटना क्या घटित हुआ दोस्त कि जापान ने ब्रिटेन से इतना ज्यादा मतलब युद्ध किया, तो उसको ऐसा लगा कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। और यह अमेरिका की शक्ति को परखा नहीं, मापा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और यह बहुत अति उत्साह में आकर अमेरिका पर हमला कर दिया। अमेरिका पर हमला किया गया कि यह अमेरिका के 2 जहाजों को, कितने जहाजों को, 2 जहाजों को पर्ल हर्बल नामक बंदरगाह में जहाज को डुबा दिया। तो फिर अमेरिका भी क्या कर रहा था, बताए थे कल की वीडियो में कि अमेरिका इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था क्योंकि यह व्यापार करता था, औजारों को ब्रिटेन को भी देता था, जापान, जर्मनी, अन्य देशों को, बहुत सारे देशों को वह व्यापार करता था। और यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, पैसा के क्षेत्र में, औजार के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में यह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली देश था। और इस बात को जापान को शायद इसको सही तरीके से मालूम नहीं था। उसके बाद हुआ क्या, जब अमेरिका ने फिर आ गया आवेश में, और इन्होंने भी अपनी दिखाया क्या शक्ति, इन्होंने अमेरिका ने जापान पर छोड़ा क्या, 2 बम छोड़ा। और 2 जो बम छोड़ा, एक बम छोड़ा कहां पे, स्थान का नाम है नागासाकी नामक स्थान पर। और जो दूसरा बम छोड़ा उसको कहते हैं हिरोशिमा नामक स्थान पर, हिरोशिमा नामक स्थान पर।
और जो बम छोड़ा गया था उन दोनों बमों का नाम भी जान लीजिए दोस्त। एक बम का नाम था द लिटिल बॉय बम, द लिटिल बॉय बम, और दूसरा बम का नाम था फैटमैन बम, फैटमैन बम, फैटमैन बम। ये दो बम का नाम है, ये दो स्थान का नाम है जहां पर ये दोनों बम छोड़े गए थे। किसके द्वारा छोड़ा गया था? अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था दोस्त। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं कि सन 1946 में हुआ क्या, इंग्लैंड में चुनाव हुए। हुआ क्या, सन 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। तो चुनाव में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, सन 1946, सन 1946 में इंग्लैंड में चुनाव, हेडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए हुआ क्या, यहाँ से कहानी समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। तो जब सन 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ तो देखिए दो पार्टी थी इंग्लैंड में। एक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। क्या नाम था पार्टी का नाम? एक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। और दूसरी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी का नाम था? लेबर पार्टी। ये दो पार्टियां थी, इन्हीं के बीच में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और हुआ क्या दोस्त, लेबर पार्टी के जो कंजर्वेटिव पार्टी का सदस्य था उसका क्या नाम था? उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। और जो लेबर पार्टी का नाम था सदस्य का, पार्टी का जो लेबर पार्टी का सदस्य का नाम था, उसका नाम था क्लीमेंट इटली। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये नाम क्लीमेंट इटली, ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछता है ये क्लीमेंट इटली। ये व्यक्ति और इन व्यक्ति, प्रधानमंत्री का, पीएम के जो प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उस पद के लिए चुनाव हुआ आपस में। और ये पार्टी, देखिए ये जो विंस्टन चर्चिल था ये बहुत ही जिद्दी था। जिद्दी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन क्लीमेंट इटली जो था यह भारत के पक्ष में था, अर्थात यह चाहता था कि भारत को आज़ादी दे दी जाए और भारत स्वतंत्र हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था दोस्त। तो हुआ क्या, जब युद्ध भी हो रहा था तो जो अमेरिका था वह ब्रिटेन पर दबाव डाल रहा था कि भारत को क्या किया जाए, आज़ाद किया जाए। तो क्लीमेंट इटली बोला, भैया हम तो पहले से ही सहमत हैं, हम तो चाहते हैं कि हाँ भारत स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए, लेकिन चाहा यह नहीं रहा था। लेकिन जब हुआ क्या, जब सन 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ तो यह व्यक्ति इस चुनाव को क्या है, हार गया, और ये चुनाव को क्या किया, जीत गया। अच्छा, जब चुनाव जीत गया तब कहानी स्टार्ट होती है। अब भारत के लिए मजे की बात हो गई, क्योंकि ये व्यक्ति जो था भारत के हित को चाहता था, ये चाहता नहीं था। अब ये क्या हो गया, पीएम बन गया, ये ब्रिटेन का क्या बन गया, पीएम बन गया। अब यहाँ से भारत के पक्ष में कुछ काम होना शुरू हो गया, अच्छा काम शुरू हुआ। इन्होंने भारत के हित में कुछ अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो क्या किया, अब सुनिएगा दोस्त आगे से। तो इन्होंने अपना योगदान दिया क्या, सबसे पहले इन्होंने सन 1946 में ही एक मिशन भेजा। 1946 में एक मिशन भेजा है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन दोस्त, ध्यान रखिएगा, मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। ठीक, इस मिशन को भेजा कौन था, ये बात पहले ध्यान रखिए। इस कैबिनेट मिशन को जो प्रधानमंत्री बना कौन, क्लीमेंट इटली। किस पार्टी का सदस्य है, किस क्लीमेंट इटली जो था वह लेबर पार्टी का सदस्य था, वही चुनाव जीता, वही पीएम बना। उन्होंने ही इस कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। देखिए कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था क्या, इसका उद्देश्य जो मेन पर्पस था, उद्देश्य था, ये था कि भारत में क्या होना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इसका उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का।
तो इसमें इसको लाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। इसमें इसको 3 व्यक्ति लाए थे, जो कि मैं नाम लिखता हूँ तीनों व्यक्ति का नाम। एक व्यक्ति था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंज, ठीक है, ये पैट्रिक लॉरेंज था, जो कि ये क्या था, इस मिशन का क्या था, ये अध्यक्ष था। क्या था? इसको अध्यक्ष था। ये क्या था दोस्त? अध्यक्ष था। ठीक है दोस्त, ये क्या था? अध्यक्ष था। और एक व्यक्ति इसके साथ कौन था? चूंकि कितने व्यक्ति आए थे? 3 व्यक्ति आए थे। तो दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? दूसरे व्यक्ति स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति का नाम है अब्राहम एलेक्जेंडर। क्या नाम था? अब्राहम एलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे। अच्छा, इनको कैबिनेट मिशन क्यों नाम पड़ा? इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? देखिए, जो इंग्लैंड में अर्थात ब्रिटेन में जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट के ये तीनों व्यक्ति क्या थे? सदस्य थे। और ये लोग लाए थे, इसीलिए इस मिशन का नाम पड़ा गया क्या? कैबिनेट मिशन। अच्छा, तो कैबिनेट मिशन में इन तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। और इस पैट्रिक लॉरेंस इस मिशन का क्या था? अध्यक्ष था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नाम को याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद मैं इसके आगे की बात करता हूँ। तो इस कैबिनेट मिशन देखिए, जो भेजा गया था ब्रिटेन के द्वारा, और हालांकि भी भेजा कौन था? क्लेमेंट एटली भेजा था, जो कि प्रधानमंत्री था उस समय, चुनाव को जीत लिया था। तो उन्होंने जो भेजा था कैबिनेट मिशन को, कैबिनेट मिशन, इसमें दोस्त था क्या? भारत में संविधान को बनने की पूरी लेखा जोखा था कि संविधान कैसे बनेगा, संविधान कौन कौन मिल करके बनाएगा, कैसे बनेगा, क्या रणनीति होगी, पूरी बात इसी में पूरा लेखा जोखा था। तो लेखा जोखा क्या था, अब उसको समझते हैं। देखिए दोस्त, लेखा जोखा क्या था इसमें, देखिएगा। इसमें पहली बात लिखी गई थी कि जो भारत का संविधान होगा, या जो भारत में संविधान सभा होगी, वह संप्रभुत्व होगा। भारत की संविधान सभा लिखिएगा, भारत की संविधान सभा कैसी होगी? संप्रभुत्व होगी। मैं बताता हूँ संप्रभुत्व का मतलब। संप्रभुत्व होगा। कैसा होगा? संप्रभुत्व होगा। संप्रभुत्व होने का मतलब समझिएगा दोस्त। संप्रभुत्व का मतलब कि किसी विदेशी व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं होगा। हाथ होने का मतलब दोस्त, इसमें जो भी संविधान सभा में लोग होंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यक्ति होंगे, भारत के नागरिक होंगे, और न तो कोई ब्रिटेन का व्यक्ति होगा, न तो कोई अन्य देश का व्यक्ति होगा। तो जो भी व्यक्ति होंगे, भारत के व्यक्ति होंगे, भारत के द्वारा यह संविधान बनाया जाएगा। इसमें ये पहली बात लिखी गई थी। फिर दोस्त दूसरी बात लिखी गई थी इसमें कि 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। कितना व्यक्ति होगा? एक व्यक्ति होगा दोस्त। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। देखिए, ये पूरा लेखा जोखा, मतलब हर एक बात, जितनी मैं बात बता रहा हूँ, इस कैबिनेट मिशन में ये सारी बातें क्या थी? लिखी गई थी। ये सारी बातें इसमें लिखी गई थी। इस मिशन को लाया ही गया था इसी के उद्देश्य से। तो 10 लाख जनसंख्या पर अगर एक व्यक्ति होंगे तो आप लोग दोस्त मैथ पढ़ते होंगे तो बता सकते हैं कि अगर उस समय 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति थे तो जनसंख्या कितनी थी? निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैथ पढ़ते होंगे। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कहा देखिए, इस प्रकार से 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा, तो टोटल आ गए थे कितने? आ गए थे 389 व्यक्ति। तो अब यहां से निकल जाएगा ना, 10 लाख जनसंख्या पर अगर एक व्यक्ति होगा
तो 389 अगर व्यक्ति निकल के आए थे तो कितनी जनसंख्या उस समय रही होगी, यहाँ से तो निकल सकता है। ठीक है, निकाल लीजिएगा। जनसंख्या कितनी वो आपको जानकारी हो जाएगी, उस समय जनसंख्या थी कितनी। तो 389 था। अच्छा दोस्त था, इसके बाद क्या 389 में से कहा गया, मैं अब इस बात को मैं मिटाता हूँ, 389 को ऊपर उठाता हूँ जगह बनाने के लिए। तो देखिए इस बात को लिख लिए होंगे, नोट लिए होंगे, आशा करता हूँ दोस्त। फिर उसके बाद है देखिए 389 व्यक्ति निकल के आए थे 10 लाख जनसंख्या पर ना। तो हुआ क्या, अब 389 लोग आए थे, तो लिखिएगा 389 लोग निकल के आए थे। तो ये देखिए 389 लोग पर यह कहा गया था कि कुछ लोग प्रांत से आएंगे, कुछ लोग कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे, कुछ लोग देसी रियासत से आएंगे। लिखिएगा कुछ लोग प्रांत से आएंगे। मैं बताता हूँ प्रांत का मतलब, हालांकि पता भी होगा, मैं फिर से बताता हूँ। और कुछ लोग कमिश्नरी से आएंगे, इसका भी मतलब बताता हूँ, धैर्य रखिएगा बस। कुछ लोग कमिश्नरी से आएंगे, कमिश्नरी। और कुछ लोग देसी रियासतों से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे। ठीक है तो उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा कि प्रांत का मतलब, जैसे आज हम प्रदेश जानते हैं, राज्य जानते हैं, उस समय प्रांत था। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। और बांटा कौन था? ये इंग्लैंड के ही लोग बांटे थे, 11 प्रांतों में बांटे थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र था। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब जो आज हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, आज हम लोग यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। उस समय कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। तो देसी रियासत का मतलब कि राजा रजवाड़े की बात करता है। ठीक है, और देखिए कुछ लोग प्रांत से आएंगे, कितने लोग आएंगे? देखिए 292 लोग आए थे, बताया गया था, उसमें लिखा गया था कैबिनेट मिशन में कि 292 लोग जो हैं वो कहाँ से आएंगे? कैबिनेट मिशन से आएंगे। और 292 लोग कैबिनेट मिशन से आएंगे। पूरी की बात, जितनी मैं बात लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें उस कैबिनेट मिशन में, जो पैथिक लॉरेंस अर्थात उनके साथ 2 व्यक्ति और आए थे साथ में लेकर, उस मिशन में उस एक चिट्ठा था, प्रकाश समझ, जो कैबिनेट मिशन था क्या, एक चिट्ठा था, उसी में सारा डेटा लिखा गया था, ये सब बातें। ठीक है, उसके बाद 4 कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। ठीक है, और 93 लोग देसी रियासतों से आएंगे। मतलब कि देसी रियासत से मतलब ये हुआ कि राजा रजवाड़े की बात है। अच्छा 292 और 4 लोगों का क्या होगा? चुनाव होगा। तो 292 और ये 4 मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 296 हो जाएगा। और 296 लोगों का क्या होगा? चुनाव होगा। और यह चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा दोस्त, फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा। अच्छा, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब समझिएगा दोस्त, इसका अंतर समझिएगा कि चुनाव अप्रत्यक्ष का मतलब कि इसमें जनता भाग नहीं लेगी। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वह उसमें जनता भाग लेती है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता भाग नहीं लेती। तो अप्रत्यक्ष में जनता भाग नहीं लेगी तो भाग लेगी कौन? तो जो वहां उस समय जो प्रांत था, प्रांत के विधानसभा के सदस्य, प्रांत के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। ठीक है दोस्त, विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे चुनाव में 296। और ये जो 93 लोग आए थे, इनका मनोनीत होकर आए थे। कैसे होकर आए थे? इनका मतलब कि मनोनीत मतलब कि राजा लोगों का समूह बनाया गया और 93 लोगों को सिलेक्ट किया गया और उसमें भेजा गया सभा में, संविधान सभा में। ठीक है, तो 296 लोगों का आज हम अब चुनाव करवाते हैं। तो ये चुनाव जो होगा कहाँ होगा? भारत में होगा। इस 296 सीटों पर चुनाव कहाँ होगा? भारत में होगा। अभी तक चुनाव कहाँ? 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ था, जिसमें कौन जीता था? क्लेमेंट एटली जीता था। किस पार्टी का सदस्य था? मैंने बताया था किस पार्टी का सदस्य था, लेबर पार्टी का सदस्य था। ठीक है दोस्त, और चुनाव जीता था, इंग्लैंड में चुनाव हुआ था। लेकिन जो ये चुनाव हुआ था, ये चुनाव भारत में हुआ था। तो ये हालांकि ये भी चुनाव 1946 में ही हुआ था।
ये चुनाव भी, मैं इसको मिटाता हूं, ये जो भारत में चुनाव हुए थे 1946 में ही हुआ था, 1946 में ही हुआ था। तो देखिएगा आगे, अब मैं चुनाव कराता हूं भारत में। अब भारत में चुनाव होगा, कितने सीटों पर चुनाव होगा? 296। अब इस 296 में से, इस 296 में से देखिए सीट कौन कितना पाया। अच्छा, इस चुनाव में भाग कौन कौन से लिए, ये पहले ये जानिए दोस्त। 206 मतलब कि इस चुनाव में, जो भारत में चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस पार्टी ली थी भाग, मुस्लिम लीग ली थी मतलब भाग, और अन्य दल के भी, अन्य दल भी लिए थे इसमें भाग। तो 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें से चुनाव जब हुआ तो 208 सीटें कौन जीता? कांग्रेस जीती। कांग्रेस ये 208 सीटों से कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। अब मुस्लिम लीग ने 73 सीट पाए। कितनी सीट पाए? 73 सीट पाए। कौन पाए? ये मुस्लिम लीग। और 15 सीट अन्य दल के पाए। अन्य दल 15 सीट जो थे, 15 सीट जो कब्जा किए वो अन्य दल के लोग कब्जा किए। तो देखिए, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव में जो जितना ज्यादा सीट पाएगा, जब संविधान सभा की बैठक होगी उसमें सबसे ज्यादा उसी का बोलबाला होगा, और जो सीट कम पाएगा उसका बोलबाला, अर्थात कह सकते हैं उसका भौकाल, उसकी बात का तवज्जो कम होगा। तो 208 सीट जब कांग्रेस पाई तो अब इसकी क्या है, बोलबाला ज्यादा होगी बैठक में। मुस्लिम लीग की कहानी खत्म। इन्होंने जब देखा कि हमें 73 सीटें प्राप्त हुई तो इन्होंने संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया? इसको लगा कि 93 लोग तो देसी रियासत से आ रहे हैं और हमारी सीट 73 है मात्र, मतलब उनसे भी खराब हमारी स्थिति है। तो क्या रह गई? तब ये संविधान सभा की क्या कर दिए? बहिष्कार कर दिए, और इन्होंने अपना एक अलग राष्ट्र की, पाकिस्तान की मांग करने लगे कि अब हमें संविधान सभा में तो नहीं भाग लेना है, नहीं बैठना है ना, तो हमको भारत के साथ रहना है, हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है, अर्थात ये अपने अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। तो 73 सीट पर इनकी बहुत खराब हालत थी, बहुत ही खराब दशा थी, और इन्होंने जो अपने आप को सहन नहीं कर पाए, संविधान सभा को क्या किया? बहिष्कार किया, और एक अलग राष्ट्र बनाने की बात को इन्होंने करने लगी। तो दोस्त आगे क्या हुआ? अब चुनाव हो गया भारत में, अब क्या होगा? संविधान में जब चुनाव हो गया तो अब होगी बैठक। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सन आएंगे दोस्त, और उस सन को याद रखना पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ 208 सीट कांग्रेस पाई थी, 73 सीट मुस्लिम लीग पाई थी, और 15 सीटें अन्य दलें पाई थी, और 296 सीटों का टोटल क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, 296 सीट टोटल इसी पर चुनाव हुआ था, और इसी पर ये लोग इतने सीट पाए थे। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तथ्य है, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसकी आगे की बात बताता हूँ। अब देखिए, चुनाव हो गया, कांग्रेस की सरकार बन गई। अब इसमें बोलबाला किसका होगा? कांग्रेस सरकार की होगी। अब बैठक होगी। अब देखिए, तो अब जब संविधान सभा के लिए जब बैठकें हुई तो हुआ क्या? सबसे पहली बैठक हुई कहाँ? जो देखिए, संसद जो होता है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक कमरा है, गलियारा टाइप की, जिसे हम केंद्रीय कक्ष कहते हैं, केंद्रीय कक्ष बोलते हैं। उसी में सबसे पहली बैठक हुई थी। कैसी बैठक हुई? सबसे पहली बैठक उसी केंद्रीय कक्ष में हुई थी। बस ध्यान में उसको, इस बात को रखिएगा दोस्त, बस ये ज्यादा खास नहीं है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा कि अब यहाँ से बैठक होना शुरू होगी। तो बैठक देखिए, सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक, 1946 में सर्वप्रथम सबसे पहली बैठक हुई। लिखिएगा ऐसे, पहली बैठक हुई 1946 में। और इस पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्षता का काम किया कौन था?
नाम लिखिएगा। इस बैठक में अध्यक्ष, नाम लिखिएगा अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया था। मतलब टेम्परोरी जिसे कहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, अब अस्थाई अध्यक्ष क्यों बनाया गया दोस्त, सुनिएगा इस बात को। देखिए, अच्छा, ये जो थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये थे, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इस बात को समझिएगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय। तो हुआ क्या, अच्छा, इनको सबसे मतलब क्यों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुना क्यों गया, इस कहानी को समझिएगा। क्योंकि सबसे पहले संविधान बना किस देश में, अमेरिका में बना। तो अमेरिका के लोगों ने मतलब जो सबसे अनुभवी व्यक्ति को किसे माना जाता है, मतलब कि जो सबसे बुजुर्ग होगा उसका कुछ ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि वह देश दुनिया समाज सब कुछ देख चुका होगा और उसको हम लोगों की अपेक्षा ज्यादा अनुभव होगा। तो अमेरिका के लोगों ने अपने संविधान में जिसको बनाए थे अध्यक्ष, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाए थे। तो उसी प्रकार से जो हमारा भारत देश था, जब संविधान को बना रहे थे, क्योंकि जो भारत के लोग संविधान बना रहे थे, दूसरे देशों के संविधान को नकल करके देख करके तो अपना संविधान का निर्माण किए हैं। तो वहां से नकल किए और वहां से देखे कि हाँ, वहां पे ऐसा किया गया था। तो भारत के लोग भी इस बात को अपनाए, इस तरीके को अपनाए। तो हुआ क्या, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बना दिए, और ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस नाम को याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए 9 दिसंबर 1946 सन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, सन को मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी ऑप्शन हम बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ। उसके बाद अगला सन देखिए, अगला सन मतलब अगली बैठक, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा काफी ऊपर लिखता हूँ। पूरे सन को मैं एक मतलब जिस तारीख पर बैठकें हुई थी उस तारीख को मैं सीरियल से लिखता हूँ। तो सबसे पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, लिखिएगा ऐसे सबसे ऊपर, 9 दिसंबर 1946 ये पहली बैठक हुई थी। फिर दूसरी बैठक जो हुई थी 2 दिन बाद हुई थी। दूसरी बैठक कितने दिन बाद हुई थी, 2 दिन बाद हुई थी। तो 9 2 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। अच्छा, इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बनाया था, इस सभा का अध्यक्ष। मतलब जो दूसरी सभा 11 दिसंबर को हुई थी, 2 दिन बाद हुई थी, 9 के बाद 11 को ही दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, इसमें अध्यक्ष किसे बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब कि हमेशा के लिए, टेम्परोरी नहीं। तो कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्त, यहाँ पे लिखिएगा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। तो और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, उपाध्यक्ष भी जान लीजिए। इस दूसरी बैठक में जो उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष व्यक्ति का क्या नाम था, एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था, एच.सी. मुखर्जी। और जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वो बी.एन. राव को बनाया गया था। लिखिएगा, पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत पूछता है ये। बी.एन. राव, ध्यान दीजिएगा दोस्त, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया।
संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, सलाहकार बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार। इन व्यक्ति का भी बहुत ज्यादा योगदान था संविधान के बनाने में। ठीक है दोस्त, तो ये दूसरी बैठक हो गई 11 दिसंबर। अब हम तीसरी बैठक, जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है दोस्त, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और इसमें हुआ क्या था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये अपने उद्देश्य को क्या किए थे, पेश किए थे। नेहरू जी थे वो क्या थे, मतलब वो उद्देश्य को क्या किए थे, पेश किए थे, उद्देश्य पेश किए थे। तो दोस्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पेश किए थे, तो 13 दिसंबर के बाद एक सन आता है, क्या कहते हैं, 13 दिसंबर के बाद डायरेक्ट 13 दिसंबर 1946 को अपना उद्देश्य पेश किए। तो इनका उद्देश्य सर्वसम्मति से पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। ये भी क्वेश्चन जितने भी समस्या में लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्त, ये सब सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 सर्वसम्मति से उद्देश्य पास हुआ। लिख लिए, सर्वसम्मति से उद्देश्य पास हुआ, दोस्त। ठीक है, सर्वसम्मति से उद्देश्य पास हुआ 22 जनवरी 1947। फिर से देखिए, अब आगे का डेट देखिए, 22 जनवरी के बाद 29 अगस्त 1947 का डेट। अब आती है डेट किसकी, 29 अगस्त 1947। ये जो बैठक हुई थी 29 अगस्त 1947, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक, पांचवी बैठक। 29 अगस्त 1947